कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारा देश कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहा है, लड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसके साथ साथ घर पे रहते हुए भी आप अपनी पढ़ाई को, आप अपनी तैयारी को हम अपने एमडी सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कल पिछले क्लास में हम लोग मैथ के संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग शून्य पूर्णांक तक की जानकारी हासिल कर लेते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक परिमेय संख्या से स्टार्ट करेंगे और इनसे जुड़ी हुई बातों को हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। ठीक, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन संख्याओं को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, जबकि Q इज नॉट इक्वल जीरो अर्थात हर जीरो के बराबर न हो, तो उससे ही क्या करते हैं हम? उससे ही परिमेय संख्या कहते हैं। देख लीजिए, जिन संख्याओं को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, जबकि Q इज नॉट इक्वल जीरो हो तो इस संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इस परिमेय संख्या को पहचान करने के लिए कुछ हम शर्त बता रहे हैं, जिसके लिए मुख्यतः 3 शर्त हैं। शर्त फर्स्ट है आपका, मतलब इस शर्त के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, देखिएगा, पहला शर्त है जिन संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ये हो गया सब फर्स्ट, मतलब सबसे पहले ये पहचान करेंगे। यदि आपके सामने कोई भी संख्या दे दी जाए तो तुरंत ये देखिएगा कि क्या वो संख्या P बटा Q के रूप में है कि नहीं है। यदि है तो फिर अगला दूसरा शर्त ध्यान रखिएगा। दूसरा शर्त ध्यान दीजिएगा कि Q इज नॉट इक्वल शून्य हो। मतलब पहला तो पहचान कर लिया आपकी संख्या P बटा Q के रूप में है कि नहीं है। यदि है तो फिर दूसरी बार में आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्या नीचे वाला जो हर है अर्थात जो Q है वो 0 के बराबर है कि नहीं है। यदि 0 के बराबर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा शर्त है P तथा Q में से प्रत्येक पूर्णांक हो। P तथा Q में से प्रत्येक क्या हो? पूर्णांक हो। अतः यदि यह तीनों शर्त जिस संख्या पर लागू होगा तो वह संख्या फिक्स रूप से परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल 2/3। ये संख्या अब देखिएगा पहचान कैसे करेंगे। क्योंकि ये दिख रहा है आपको कि संख्या P बटा Q के रूप में है, शर्त पहला लागू हुआ, मतलब शर्त पहला ये कहना था कि संख्या P बटा Q के रूप में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो फॉर्मेट यहाँ पर है। ठीक है, पहला शर्त लागू हो गया। दूसरा शर्त Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q 0 के बराबर नहीं हो, तो 3 है ना, अर्थात यह 0 के बराबर नहीं है। दूसरा शर्त भी लागू हुआ आपका। तीसरा शर्त पर आ जाइएगा। तीसरा शर्त ये कह रहा था कि P तथा Q में से प्रत्येक पूर्णांक हो।
p तथा q में से प्रत्येक पूर्णांक हो, अर्थात p मतलब ऊपर वाला 2 है और जो एक अपने आप में पूर्णांक है, मतलब जो अंक अपने आप में पूर्ण होता है उसे तो पूर्णांक कहते हैं, अर्थात 2 पूर्णांक है। साथ ही साथ अब नीचे आते हैं हर पे, मतलब कि q को, तो q के स्थान पर 3 है, अर्थात 3 भी एक पूर्ण संख्या, मतलब 3 भी एक पूर्णांक है। तो अब कह सकते हैं कि इसमें तीसरा शर्त भी लागू हुआ, अर्थात p और q में से प्रत्येक क्या का पूर्णांक है। तो अर्थात यह संख्या जो है आपका एक परिमेय संख्या है। तीनों शर्त लागू हो गया तो समझिए कि परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे ये भी कर सकते हैं 4/5, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक इसी के आधार पर 7/2 ये भी परिमेय संख्या है, 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं 5 भी क्या आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि अब ये देखिए इसको कैसे पहचान करेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह जो संख्या दिख रही है आपका केवल 5 है, केवल 5 है, अर्थात इस पर सबसे पहला शर्त लागू करेंगे। तो पहला शर्त ये था कि जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको p दिख रहा है, q नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ से ये पहला शर्त आपका फेल हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि कोई भी संख्या आपके सामने लिख दी जाए तो उस संख्या के बटा में एक छिपा रहता है, तो यहाँ से अब पहला शर्त आपको लागू होता हुआ दिख रहा है, अर्थात संख्या जो है आपका p/q के रूप में दिख गई, मतलब पहला शर्त लागू हुआ। ठीक है, दूसरा शर्त q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, दूसरा शर्त भी लागू हो गया आपका। तीसरे शर्त आइए, तीसरा शर्त ये करता है p तथा q में से प्रत्येक पूर्णांक हो, अर्थात ऊपर वाला 5 अपने आप में पूर्ण है, नीचे वाला 1 अपने आप में पूर्ण है, मतलब अर्थात पूर्णांक है। जो संख्या पूर्ण होती है वो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, मतलब पूर्ण अंक कहते हैं, अर्थात तीसरा शर्त भी लागू हुआ, मतलब यह एक पूर्ण संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। यदि 7 भी लिख दें तो सेम इसी के आधार पर परिमेय संख्या है, यदि 1 भी लिख दें तो सेम उसी के आधार पर परिमेय संख्या है, यदि 0 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है, क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके बट्टा में भी एक छिपा हुआ है ना। जैसे इसके बट्टा में एक शो करेंगे तो तुरंत इस पर 3 रूल फॉलो होते हुए आपको दिख जाएगा, अर्थात 0 भी एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, मतलब कि यदि ऐसी संख्या आपके सामने आएगी तो पहचान कर लेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहां से एक निष्कर्ष मिला कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ये निष्कर्ष हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब जो पूर्ण संख्या का समूह आप पिछले क्लास में जाने थे वो सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब फिर आगे कुछ इसी का शर्त आती है, कुछ संख्या ऐसी भी आती है कि आपको पहचान करना होता है कि क्या वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, नोट में हम इसको दे दे रहे हैं, नोट फर्स्ट है। नोट फर्स्ट ये कह रहा है आपका कि करणी के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जिसका वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करना संभव हो सके तो वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या भी होती हैं। मतलब कि जो संख्या करणी के अंदर हो और उसका हम वर्गमूल और घनमूल ज्ञात कर सके तो वे सभी संख्या आपकी परिमेय संख्या ही होगी। जैसे देख लीजिए, इसको नोट कर दे रहे हैं, करणी के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करना संभव हो सके तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं
होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखना आपको, है ना, क्योंकि इसमें कई लोगों को दिक्कत भी आती है ना। जैसे में अभी एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। यदि आपके सामने दे दिए जाए √4, क्या करणी में 4 आपका परिमेय संख्या है? तो हाँ, करणी में 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि करणी में 4 का वर्गमूल ज्ञात करना संभव है, इसका वर्गमूल होता है 2, अतः यह 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, स्पष्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या 9 √9 आपकी परिमेय संख्या है? तो हाँ, रूट में 9 भी क्या आपका परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है आपका 3। यदि यही आ जाए √16/25, मतलब कणी में 16/25, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है, अर्थात इसका मान होगा, रूट में 16 का मान होता है 4 और रूट में 25 का मान होता है आपका 5, अर्थात 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात 4/5 एक भिन्न के रूप में है, p/q के रूप में, अर्थात तो परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या 27 का घनमूल एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, चूंकि यहाँ पर 3 दिख रहा है ना, तो 27 का घनमूल हम ज्ञात करेंगे। 27 का घनमूल होता है 3, अर्थात 3 एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं क्या कि 3 की घात की कणी में जो 27 का मान है वह एक प्रकार का परिमेय संख्या ही है। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो पहचान कर लेंगे कणी वाला। एक एग्जाम्पल और हम दे दे रहे हैं। जैसे यदि यही कह दिया जाए 2/√36, मतलब 2/36, कर्ण में 36 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। 2 तो ऐसे ही रह जाएगा और कर्ण में 36 का मान क्या होता है आपका 6 होता है, अर्थात ये भी परिमेय संख्या है। क्या 9/√15 परिमेय संख्या है? 9/कर्ण में 15 परिमेय संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि कर्ण में 15 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता पूर्ण अंकों में। हाँ, इसका पूर्ण अंकों में वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो करणी के अंदर आने वाली सभी संख्याओं को पहचान कर सकते हैं कि कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। ठीक है, तो आगे फिर एक और नोट देखिएगा आप। हाँ, ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगला नोट है आपका, नोट सेकंड देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट है ना, और कई लोगों को बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें भी आती है ना, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा ना, इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिएगा, इस अगला टॉपिक में हम बता रहे हैं अगला नोट में कि जितने पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न होते हैं, अर्थात सभी पुनरावृत्ति दशमलव की संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। मतलब जितने पुनरावृत्ति दशमलव की संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी ये। सभी पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न की संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, एक यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम भिन्न, जब भिन्न चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर यह बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, लेकिन यहाँ पर बेसिकली बता दे रहे हैं कि पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या होते हैं। जैसे में यदि दशमलव के बाद, पुनरावृत्ति दशमलव का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली या सिंपल तरीके से आप समझ जाइए कि दशमलव के बाद किसी एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो या एक ही अंक को बार बार दोहराया जाए, तो उस प्रकार की दशमलव की संख्या या फिर पुनरावृत्ति दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे में हम लिख दिए ऐसे 0.2 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, कहीं उसका अंत ही नहीं होगा, अर्थात इसका मतलब है 0.2 पर बार। यदि ऐसी संख्या कहीं आपको दिख जाएगी तो वही संख्या समझ जाइए कि पुनरावृत्ति दशमलव की संख्या है, और वे सभी संख्याएं एक
क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रवृत्ति दशमलव की जो संख्या होगी वह एक पूर्ण अनुपात के रूप में होती है ना, पूर्ण अनुपात के रूप में। अर्थात इसका जो मतलब हुआ 2/9, इसका जो मतलब हुआ 2/9। तो यहां से कहा सकते हैं 2/9 एक परिमेय संख्या है ना। जब 2/9 एक परिमेय संख्या है अर्थात 0.2 पर बार भी एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 0.2 पर बार परिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान होगा 2/9। 1.3 पर बार ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान होगा 12/9 अर्थात 4/3 ना। इत्यादि कह सकते हैं 2.43 पर बार ये भी परिमेय संख्या है। 14.232 पर बार ये भी परिमेय संख्या है। 9.84 पर बार ये भी परिमेय संख्या है। मतलब जितने बार वाली संख्याएं आपको दिखेंगी समझ जाइए कि वे सभी संख्या आपकी परिमेय संख्या ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और आ भी सकता है ना, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और ये अधिकांश बुकों में आपको दिखेगा भी नहीं। जो अपने क्षेत्र में जो बुकें अवेलेबल है जैसे RS आनी अग्रवाल हो गया आपका, फिर से विद्यासागर हो गया, सही ग्रामत की विद्यासागर है, अरिहंत है, या भिन्न प्रकार जो भी पुस्तकें हैं अधिकांश पुस्तकों में आपको ये नजर ही नहीं आएगा पॉइंट। इसलिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब आपका अगला नोट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, जो शायद ही आपको कहीं दिखा होगा, है ना, इसलिए इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन दशमलव की संख्याओं को, मतलब जो भी आपके सामने दशमलव की संख्या दिख जाए और उन दशमलव की संख्याओं को पूर्ण अनुपात के रूप में लिखा जा सके, है ना, या लिखना संभव हो सके, तो वे सभी दशमलव की संख्या आपकी परिमेय संख्या ही होती है। जैसे में ऐसे पहले इसको लिख लीजिए, जिन दशमलव की संख्या को पूर्ण अनुपात के रूप में, पूर्ण अनुपात मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकना संभव हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे में देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, रामबाण की तरह काम करेगा एग्जामों में। जैसे कह सकते हैं 1.2, क्योंकि ये दशमलव की संख्या है ना, और ये दशमलव संख्या तो पहचान करना क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे लिखवाए आपको कि जो यदि आपके सामने कहीं भी दशमलव की संख्या आए और उसे पूर्ण अनुपात के रूप में व्यक्त करना संभव हो सके तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1.2 इसको कहा सकते हैं 12/10 अर्थात 6/5, ये पूर्ण अनुपात है, इसे ही कहते हैं पूर्ण अनुपात, मतलब P/Q के रूप में दिख रहा है ना, इसलिए परिमेय संख्या है। यदि आपके सामने यही दिख जाए कि क्या 9.25 परिमेय संख्या है तो हाँ है 9, तो ये कहेंगे 925/100। इसको और सरल कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, अर्थात ये भी तरह से क्या आपका परिमेय संख्या है। यदि आपके सामने ये मिल जाए 1.234715 ये आता ही रहेगा तो क्या ऐसी संख्या परिमेय संख्या है? तो ये कभी नहीं है, क्योंकि ये असीमित है, ये कब कौन सा अंक आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अर्थात एक भिन्नात्मक संख्या है जिसे पूर्ण अनुपात को व्यक्त करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 नोट और परिमेय संख्या की परिभाषा है। ये पूरा परिमेय संख्या के टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, आइए। ओके, ठीक है, अगला टॉपिक आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, IRRATIO
NaL नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसके लिए शर्त सब ध्यान रखिएगा। ऐसे सामान्यतः हम ये कह सकते हैं जिन संख्याओं को पूर्ण अनुपात के रूप में व्यक्त न किया जा सके तो उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, इसके लिए शर्त है, मतलब नोट पहले लिख लीजिएगा वो इसके बारे में। जिन संख्याओं को पूर्ण अनुपात के रूप में व्यक्त न किया जा सके क्या, तो उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, या इसके लिए शर्त है, शर्त भी ध्यान रखिएगा। शर्त के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप अपरिमेय संख्या की पहचान कर सकते हैं। शर्त फर्स्ट है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है Q इज नॉट इक्वल शून्य हो। तो तीसरा शर्त है P तथा Q में से कोई एक या दोनों पूर्णांक ना हो। यदि ये तीनों शर्त लागू होगा तो ये समझ जाइए कि वे संख्या आपकी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिएगा, हम कह दे रहे हैं 2/x, यहां पर एग्जाम्पल 2/x जो है आपका, इसे P/Q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, इसे P/Q के रूप में लिखा गया है। ठीक, पहला शर्त तो ठीक है। दूसरा शर्त Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, ये भी बातें सही है। तीसरा शर्त P तथा Q में से कोई एक या दोनों पूर्णांक ना हो। ठीक है, तो तीसरा में ऊपर वाला तो पूर्णांक है लेकिन नीचे वाला जो Q का हिस्सा दिख रहा है x, वह पूर्णांक नहीं है, मतलब वो पूर्ण अंक नहीं है। वह इसलिए पूर्ण अंक नहीं है क्योंकि वह चर राशि है, अचर राशि नहीं है। अर्थात तीनों शर्त लागू हुआ, मतलब यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या आपका एक अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार इससे एग्जाम्पल पूछा गया, एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है कि क्या पाई एक है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम हमेशा बताएंगे क्या है पाई एक अपरिमेय है। जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है वह अपरिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान जो 22/7 होता है वह अपरिमेय संख्या नहीं है, वह एक परिमेय संख्या है क्योंकि वो पूर्णतः अनुपात रूप में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन फिर ये भी आ सकता है पाई का मान जो आपका 3.147 होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे पूर्णतः अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी और अंक है और जिसमें हम दशमलव पास से मैक्सिमम 3 अंक ही लिए हैं। अर्थात अब कह सकते हैं कि इस 3.147 को हम पूर्णतः अनुपात के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है 1.2 3 5 7 8 4 ऐसे डाट आता ही रहेगा, लेकिन हाँ ये जो डाट के बाद से जो अंक आ रहे हैं वो पता ही नहीं चला कि कब कौन सा अंक आ जा रहा है, मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है एक भी अंक का। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि ऐसी संख्या भी आपके सामने आती है तो वे संख्या आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी, आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो ऐसे पहचान कर लेंगे। एक नोट और देख लीजिएगा आप, नोट है आपका अगला।
ठीक है, नोट देखिए अब आप लोग, ये शायद आपको पहले से पता भी होगा। इसमें ये कह रहा हूं कि कर्ण के अंदर आने वाली वे सभी संख्या जिनका वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करना संभव न हो, मतलब पूर्ण अंकों में वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना संभव न हो, तो वे सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लिख दे यहां पे, जिन संख्याओं का वर्गमूल तथा घनमूल पूर्ण अंकों में ज्ञात करना संभव न हो तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिएगा, √2 कड़ी में 2 का वर्गमूल पूर्ण अंकों में नहीं होता है, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, √3/2 √3 का वर्गमूल पूर्ण अंकों में ज्ञात करना संभव नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √14/16 जो कि 14 का पूर्णता वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन 16 का वर्गमूल तो होता है ना, इसे ऐसे कह सकते हैं कड़ी में 14/4, अर्थात ये भी एक तरह से परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे यदि कड़ी के अंदर संख्याएं आती है तो पहचान कर लेंगे ना कि परिमेय क्या परिमेय है। ठीक है, और पाई तो ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाई है ना, स्पष्ट है। ठीक, तो आपका ये परिमेय और अपरिमेय हो गया, इनसे अधिकांश एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब हम लोग का अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, सहअभाज्य संख्या। मतलब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF 1 हो, तो वे संख्याओं का युग्म ही आपका सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जिन संख्याओं, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के युग्म का मौसा अर्थात HCF 1 होता है, तो उन संख्याओं का युग्म ही सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मौसा तो ज्ञात करना आप लोग बचपन से ही जानते हैं। ऐसे जब हम लोग का एलसीएम चैप्टर स्टार्ट होगा तो और आसानी से हम मौसा और लॉसा ज्ञात करने के तरीके बता देंगे, सरल से सरल तरीके बताएंगे। जैसे आप देख लीजिएगा 2 और 3 है, ये 2 संख्याओं का युग्म है, और 2 और 3 का मौसा आपका 1 होता है, इसका HCF क्या आपका 1 है, इसलिए ये संख्या क्या आपका सहअभाज्य संख्या है। मतलब ये जो 2 और 3 है एक तरह से सहअभाज्य संख्या है। यदि यही कहा जाए आपका 4 और 5 क्या सहअभाज्य संख्या है, तो हाँ है। 4 और 5 का मौसा मतलब इनका जो HCF होगा आपका वो 1 होगा, इसलिए क्या आपका ये एक तरह से सहअभाज्य संख्या है। यदि हम ये कह दें 8 और 9 का मौसा 1 है, और इसका भी मौसा क्या होगा आपका 1 होगा, इसलिए ये संख्या क्या आपका सहअभाज्य संख्या है। पहचान कर लेंगे, चाहे वो क्रमश चाहे वो 2 संख्याओं का जो युग्म है वह परस्पर अभाज्य संख्या ही क्यों ना हो, या एक भाज्य या दूसरा भाज्य क्यों नहीं हो, या दोनों भाज्य संख्या ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में जब दोनों का मौसा 1 हो जाता है तो वे संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पहचान कर लेंगे ना सहअभाज्य संख्या। बताइए क्या 17 और 15, 17 और 15 एक सहअभाज्य संख्या है? बिल्कुल सही, हाँ 17 15 क्या आपका सहअभाज्य संख्या है। क्या 8 और 16 सहअभाज्य संख्या है?
8 और 16 सहभाज्य संख्या है? बिल्कुल सही, 8 और 16 सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 और 16 का जो मसा होगा वह 8 होगा, इसलिए वह सहभाज्य संख्या नहीं है। क्या 9 और 12 आपका सहभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो HCF होगा वह 3 होगा, इसका जो मसा होगा वो 3 होगा, अर्थात ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, पसंद कर लेंगे ना सहभाज्य संख्या। अब एक और आपका लास्ट टॉपिक देख लीजिएगा, लास्ट टॉपिक आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जुड़वा अभाज्य संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है ऐसी संख्याएं और ऐसे टॉपिक्स। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? पहचान करना बहुत इजी है, वो भी आपके एमडी सर के माध्यम से, है ना। ये जानना ना भूले कि आपके सामने एमडी सर हाजिर है ना। आपके मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को बहुत ही आसान बना देते हैं ये एमडी सर आपके। ठीक, ओके, देखिएगा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? किसी भी दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह ही आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब क्रम से आने वाली दो अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा, जो समूह होगा, वही आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। इसको लिख दे रहे हैं। किसी भी दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का युग्म या समूह ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप लोग अभाज्य के बारे में पिछले क्लास में जान चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसे में कह सकते हैं 2 और 3, 2 के तुरंत बाद में जो अभाज्य संख्या होती है 3 होती है, अर्थात ये 2 क्रमागत अभाज्य संख्या है, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5, 7, 5 भी अभाज्य संख्या है और 5 के तुरंत बाद आने वाली जो अभाज्य संख्या वो 7 होता है, इसलिए 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का यह युग्म है, अर्थात ये भी एक तरह से जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर कह सकते हैं 11 और 13, 11, 13 संख्याओं का जो युग्म है ये भी एक अभाज्य संख्या यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि यही आ जाए 13 और 19, क्या 13 और 19 आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो 13 और 19 आपका जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 13 के तुरंत बाद वाली जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 17 होती है, जो ये 2 क्रमागत अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए यह जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब दोनों अभाज्य के साथ साथ क्रमागत भी होना जरूरी है, तभी वह जुड़वा अभाज्य होगा आपका, तभी वह जुड़वा अभाज्य होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक नोट हम लिखवा दे रहे हैं, नोट देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, नोट देखिएगा। नोट में निष्कर्ष एक तरह से कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या जो होती है वह सह अभाज्य संख्या होती है। मतलब कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या को आप सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इन जुड़वा अभाज्य संख्याओं जुड़वा अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक ही होता है, इसलिए सहभाज्य संख्या होगी, है ना। लेकिन सभी सह अभाज्य संख्याएं आपकी जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि वह अभाज्य ही हो, वह 2 संख्या भाज्य भी हो सकती है लेकिन उनका मौसा एक होता है। तो जैसे 8 और 9 सहभाज्य संख्या तो है लेकिन जुड़वा भाज्य नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सभी सहभाज्य संख्या जुड़वा संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी जुड़वा भाज्य संख्या आपकी सहभाज्य संख्या होती है। नोट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या होती है, सह
अभाज्य संख्या होती है जबकि सभी सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष में भी लाता। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को, अपने पुस्तकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे विभाज्यता के नियम के आधार पर, विभाज्यता का नियम हम लोग जानेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, है ना। एक बार आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।